हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आ गए हैं इस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का दूसरा पार्ट। जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वेलोसिटी और थोड़ा बहुत कांस्टेंट वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी के बारे में, तो वहाँ से हमने एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश की थी। जिन्होंने भी वो वीडियो ना देखा हो वो पहले देख लें, क्योंकि उन्हें एक्सेलरेशन समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर ही डिपेंड करता है। जैसे हमने पिछली बार देखा था कि जो हमारा वेलोसिटी था वो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम था। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन हमारा चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे हम इंस्टेंट वेलोसिटी निकालते हैं अलग अलग पॉइंट पर, तो हमें डिफरेंसेस मिलते हैं कि वेलोसिटी कैसे चेंज हुआ। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सडनली चेंज नहीं हो सकते हैं, ये एक पॉइंट पर चेंज नहीं होते हैं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इसीलिए जब भी हम एक इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या एक इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ देखते हैं तो या तो वो लीनियर हो सकता है या तो बहुत ही ज़्यादा कर्व हो सकता है, पैराबोला की तरह। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही इंस्टेंट पर, जैसे कि अभी हमारी इनिशियल वेलोसिटी सपोज 0 मीटर पर सेकेंड है, तो वो पहले ही 1 सेकेंड में एक्सेलरेट होकर नहीं बढ़ सकती है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हाँ, उसके बाद एक्सेलरेशन हो सकता है कांस्टेंट हो, लेकिन इसमें भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो भी हम देखते हैं एक्सेलरेशन में। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन में अभी हमने देखा है कि जो एक्सेलरेशन था हमारा वो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहे थे एट एवरी पॉइंट, जो टोटल वेलोसिटी है और जो टोटल डिस्टेंस है, हम बस उसी दोनों को डिवाइड करते हैं ताकि हमें एक एवरेज वेलोसिटी मिल सके। यहाँ पर हम उसी एवरेज वेलोसिटी जैसे ही एक फॉर्मूले को यूज़ करके इस एक्सेलरेशन को निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप जैसे कि देख रहे हैं एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है कि हम टाइम इंटरवल पर वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकें। तो एक्सेलरेशन जैसे कि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी होता है डायरेक्शनल। तो डायरेक्शनल का मतलब ये हो जाएगा कि एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव भी पॉसिबल है और जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव भी पॉसिबल है। तो अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन देखेंगे कैसे? जैसे कि अगर हम अज्यूम करें, क्योंकि हम फिलहाल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, तो आपको पता ही होगा जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में वो एक जैसा होता है, क्योंकि यहाँ पर हम प्लेन कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही हमारा डिस्टेंस भी होगा और वही हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो सपोज यहाँ पर एक व्हीकल है, अगर ये व्हीकल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, सपोज एक कांस्टेंट वेलोसिटी जो कि है 2 मीटर्स पर सेकेंड के हिसाब से, तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी है तो इसके लिए एक केस और हो जाएगा जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि जो ये व्हीकल है अगर इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है जो कि फिलहाल कांस्टेंट नहीं है, तो हम ये देख रहे हैं कि जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो एक्सेलरेट हो चुका होगा, भले ही उसका एक्सेलरेशन 0 हो या 0.5 कुछ भी हो, बट वहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ये अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से हमेशा आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है जो कि इनिशियली उसने शुरू किया था। अब हम एक दूसरा कंडीशन देख सकते हैं। इस कंडीशन में एक व्हीकल है जो अब अचानक से ब्रेक मारने की कोशिश करेगा। तो अगर इसका फिलहाल वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड था और ये ब्रेक मारने पर इसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा, तो हम फाइनल वेलोसिटी देखेंगे v = 0। हम इसे इनिशियल को v0 लिख लेते हैं और फाइनल को v लिख लेते हैं। वैसे ये एक वेरिएबल है, हम यहाँ पर u और v से भी डिनोट करेंगे आगे। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि क्योंकि इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता जा रहा है,
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम एक्सेलरेशन देखेंगे वो एक्सेलरेशन होगा निगेटिव वाला एक्सेलरेशन। तो एक तो ये कंडीशन हो सकती है कि जहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए, लेकिन हम आगे की स्लाइड्स में कुछ ऐसे ग्राफ भी देखेंगे जब हमें ये पता चलेगा कि हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव होने से एक पॉइंट के बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव हो सकता है। वो कुछ दूसरे सिनेरियोज होते हैं। ये एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है एक्सेलरेशन के लिए कि हम जैसे कि एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो एट टू डिफरेंट पॉइंट्स हम वेलोसिटी देखेंगे। तो सपोज हमारा ये v था वाई एक्सिस पर और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूं मैं, ये हमारा टाइम है, ये हमारा टाइम है एक्स एक्सिस पर। तो अगर हम ये पॉइंट देखें कि सपोज ये पॉइंट है P1 और वैसे ही ये जो पॉइंट है हमारा ये हो जाएगा हमारा P2, इन दोनों पॉइंट पर हम देखेंगे कि कितना टाइम और कितना वेलोसिटी मेंटेन किया है। यही v1 जो होगा ये हमारा v1 हो जाएगा, ये हमारा v2 हो जाएगा। वैसे ही ये हमारा t2 है और ये हमारा t1 है। ये फॉर्मूला हम यहीं से डराइव कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जब यहाँ से डराइव होगा तो एक्सेलरेशन के लिए क्या बनेगा कि चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v डिवाइड बाय चेंज इन टाइम जो कि होगा डेल्टा t। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। इसका मतलब कि जो डिफरेंस इन वेलोसिटी है और डिफरेंस इन टाइम है वो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। हम यहाँ पर अब आगे की स्लाइड्स में कुछ और चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि अगर हम आगे मूव करते हैं तो आगे मूव करने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट ग्राफ्स हमें देखने के लिए मिलेंगे इन डिफरेंट सिनेरियोज के लिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पर ग्राफ को अच्छे से इलैबोरेट करने की कोशिश करें तो ये ग्राफ अभी इस तरीके से है कि ये जो यहाँ पर हम ग्राफ देख रहे हैं जो कि ए वाला ग्राफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो नहीं है, वो एट अ पॉइंट से शुरू हुआ है। इसका मतलब इस ग्राफ में हम ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन था पहले से ही, क्योंकि इसका वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 0 नहीं है। यहाँ पर v0 का कोई भी आर्बिट्ररी नंबर हम अज्यूम कर सकते हैं। सपोज वो 2 मीटर्स पर सेकेंड का है आर्बिट्ररी नंबर, तो अब ये 2 मीटर्स पर सेकेंड जो है हमारा वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा और वहाँ से हम फाइनल तक देखेंगे। तो जैसे कि आप ये ग्राफ देख सकते हैं कि ये ग्राफ काफ़ी लीनियर है। लीनियर का मतलब ये है कि एट एवरी पॉइंट जैसे जैसे हमारा वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारा टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेटेड मोशन तो है ये, लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ, इसीलिए इसका ग्राफ हमें लीनियर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर वैसे जितने भी ग्राफ है वहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लू वाला लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वाले लाइन के लिए अगर हम स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे जो कि ग्राफ ए है, उसका स्लोप आ जाएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव इसीलिए आ जाएगा क्योंकि ये ग्राफ ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रहा है। और ऐसे ही जैसे कि हम इस वाले ग्राफ की बात करते हैं जो कि ग्राफ बी है, इस वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं कि आपका वेलोसिटी इनिशियली बहुत ही ज़्यादा है। तो ये वेलोसिटी हम अज्यूम कर सकते हैं कि सपोज ये 10 मीटर्स पर सेकेंड का है। ये सिर्फ एक अजम्पशन है। हम यहाँ पर जैसे हमने पिछला एक एग्जाम्पल देखा था कि एक व्हीकल एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही थी। अब जब वो व्हीकल स्ट्रेट लाइन पर मूव करने के बाद ब्रेक लगाने की कोशिश करेगी तो उसका जो एक्सेलरेटेड मोशन होगा वो धीरे धीरे स्टॉप होने लगेगा और यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी हमारी वो 0 मीटर्स पर सेकेंड के लिए हो जाएगी। हम यहाँ पर वही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये 0 तो नहीं हुआ है एग्जैक्टली वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पर क्या देख रहे थे अभी हम कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है वो अभी बढ़ा हुआ है, लेकिन क्योंकि इस व्हीकल ने अभी ब्रेक अप्लाई किया है, इस ब्रेक या फिर जो निगेटिव एक्सेलरेशन जो कि हमने लास्ट टाइम देखा था, ये निगेटिव एक्सेलरेशन जो है, ये निगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन हमें ये शो करता है कि हमारा जब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाया जाएगा तो वो ग्राफ का स्लोप हमेशा ही निगेटिव होगा।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा वेलोसिटी पहले बढ़ा हुआ था, अब वो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन एक ऐसा भी कंडीशन हो सकता है जब ये वेलोसिटी एग्जैक्टली 0 होने के बाद नीचे की तरफ जाने लगे। तो वेलोसिटी 0 होने के बाद जब नीचे की तरफ जाने लगेगी, जैसे कि हम ये ग्राफ डी में देख सकते हैं, यहाँ पर आप ये एज्यूम करिए कि यहाँ पर भी ब्रेक ही अप्लाई किया गया है, लेकिन यहाँ पर ब्रेक यहाँ तक अप्लाई किया गया कि गाड़ी रुक गई है और वो व्हीकल अब निगेटिव वेलोसिटी के साथ पीछे की तरफ ट्रैवल कर रही है, इसीलिए ये ग्राफ का इंटरसेप्ट t1 पर आया है। तो ये जो t1 है हमारा, ये हमारा टोटल टाइम हो जाएगा t। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज हमारा जो ये t है वो t0 माइनस t1 हो जाएगा, और वैसे ही जो हमारा ये चेंज इन वेलोसिटी है जो कि v0 से 0 तक आया है, तो यहाँ का जो एरिया होगा एग्जैक्टली वो हमें एक्सेलरेशन शो करेगा, जो कि हमारा निगेटिव एक्सेलरेशन है अभी। तो यहाँ पर व्हीकल का मोशन आके रेस्ट पोजीशन में होगा, लेकिन बस एक इंस्टेंट के लिए वो रेस्ट पोजीशन में होगा। उस इंस्टेंट के बाद वो निगेटिव वेलोसिटी के साथ जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आगे की तरफ बढ़ रहा था, अब वो उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ पीछे की तरफ बढ़ने लगेगा। और वैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ सी था, इस ग्राफ में ये कंडीशन दिया गया है कि यहाँ पर हमारी वेलोसिटी जो है वो पहले से ही निगेटिव में है। इसका मतलब जो कार है वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से पहले से निगेटिव डायरेक्शन में चल रही है, पीछे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि ये कार का इनिशियल डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए था कि वो इस तरफ मूव करनी चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में वो पहले से ही इस तरफ मूव कर रही है। तो यहाँ पर जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये लाइन काफ़ी लीनियर है, नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, लेकिन एकदम सीधी लाइन है। तो यहाँ पर भी हमें ये पता है कि इन जितने भी कंडीशन है यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, लेकिन इस वाले कंडीशन के लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी तीनों कंडीशन के लिए निगेटिव हो जाएगा। तो आपको जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्लोप से रिलेटेड होते हैं अलग अलग ग्राफ के लिए। ये तो काफ़ी सिंपल ग्राफ है, हम आगे की वीडियोस में और भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जहां पर आपको डिफरेंट कंडीशंस देखने के लिए मिलेंगे और ग्राफ में, तब आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा कि स्लोप कैसे बिहेव करते हैं। फिलहाल हम पॉजिटिव और निगेटिव स्लोप के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो हमारा एक्सेलरेशन है ये भी एक एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन ये है निगेटिव एक्सेलरेशन के साथ। तो ये निगेटिव एक्सेलरेशन के साथ हमारा कंडीशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। वैसे ही हम अगर यहाँ पर 2-3 और ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो अगर मैं बनाऊं कि सपोज ये हमारा वेलोसिटी इस तरफ है और ये हमारा टाइम इस तरफ है, अगर हमारा ग्राफ ऐसा है इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड है और ये एक्सेलरेशन जो है ये हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। अगर ये ग्राफ चेंज होकर ऐसा हो जाए कि अब ये ग्राफ है हमारा ऐसा कि वेलोसिटी इसी तरफ है और हमारा टाइम इस तरफ है, अब हम देखते हैं कि अगर ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए तो हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो निगेटिव एक्सेलरेशन है। हाँ, वो शुरुआत में पॉजिटिव था लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेटेड है। यहाँ पर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। यहाँ पर जितने भी कंडीशंस थे, इन चारों कंडीशन में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, लेकिन इस वाले कंडीशन के लिए और जो प्रीवियस वाला ग्राफ हमने बनाया था उस कंडीशन में वो एक्सेलरेटेड नहीं था, एक्सेलरेटेड था। वो अब क्या होगा कि यहाँ पर आने के बाद जो पोजीशन है एक कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करेगा हमारा जो व्हीकल है वो, उसके बाद वो निगेटिव एक्सेलरेशन के साथ उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। हाँ, वो यहाँ पर आके रुकी नहीं है लेकिन वो धीरे धीरे कम ज़रूर हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए सपोज अगर हम पॉइंट बनाएं कि A, B और C पॉइंट है, तो A से B तक के लिए जो हमारा कंडीशन है यह है हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और वो हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेटेड है, कांस्टेंट नहीं है। और वैसे ही B से C पॉइंट के लिए हम देखेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो लगभग कांस्टेंट है लेकिन वो निगेटिव एक्सेलरेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन है।
तो इस एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जनरली क्वेश्चंस इसी बारे में होते हैं कि एक व्हीकल अचानक से ब्रेक लगा रही है, इसका मतलब रिटार्डिंग फोर्स उस पर लग रहा है। तो इसके लिए हम अलग अलग कंडीशंस के लिए फोर्सेस निकाल सकते हैं, वेलोसिटीज निकाल सकते हैं, लेकिन ये निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में वो इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, जेई और नीट पर्सपेक्टिव से। काफ़ी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में उससे पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पर अब हम एक काइनेमेटिकल इक्वेशन को डेराइव करने की कोशिश करेंगे और हम ये समझते हैं कि काइनेमेटिक इक्वेशन होता क्या है। अगर हम देखें नेक्स्ट स्लाइड में, तो आप जैसे कि यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर जो काइनेमेटिकल इक्वेशन डेराइव करने के लिए हम जो जनरली नोटेशंस यूज करते हैं वो नोटेशंस हमने यहाँ पर यूज किए हैं। आप नोटेशंस को थोड़ा बहुत बदल भी सकते हैं इस कंडीशन के लिए कि आप नोटेशन को अगर थोड़ा बहुत बदलते हैं तो बदलाव बस इसी चीज में आता है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए आप कभी कभार लिख सकते हैं स्मॉल एस। वेलोसिटी जो इनिशियल वाली है, उस इनिशियल वेलोसिटी के लिए आप लिख सकते हैं u, और जो फाइनल वेलोसिटी है, इस फाइनल वेलोसिटी के लिए नोटेशन हो जाएगा v। तो इस u, v और s के साथ भी हम इसे डराइव कर सकते हैं। वैसे हमने जो यहाँ पर नोटेशंस जनरली यूज किए हैं, हम वो नोटेशंस के साथ यहाँ पर डराइव करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपने काइनेमेटिकल इक्वेशन देखा है एक एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, तो आपने अपने प्रीवियस क्लास में काइनेमेटिकल इक्वेशंस देखे होंगे कि काइनेमेटिकल इक्वेशंस होते कैसे हैं। ये बस हमें एक रिलेशन प्रोवाइड करता है डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंट वेलोसिटी जिसे हम इनिशियल भी कहते हैं, और फाइनल वेलोसिटी के बीच में। ऐसे तीन अलग अलग इक्वेशंस होते हैं जो कि आगे हम एक ग्राफ से थोड़ा आसानी से समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे पहला इक्वेशन होता है वो यहाँ से आता है जनरली, कि अगर आपका ये वेलोसिटी है और ये अगर आपका टाइम है, और आपने देखा कि इस पोजीशन पर आने के बाद इस वेलोसिटी को मेंटेन कर रहा है एक व्हीकल, इसका मतलब है कि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो इस वेलोसिटी को ढूंढने के लिए हम इस एरिया को डराइव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो टोटल एरिया हो जाएगा वो v मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा। हम यहाँ पर यही चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर जो पहला इक्वेशन होता है उसे हम लिखते हैं v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, जहाँ पर इस v का मतलब होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब होता है हमारा एक्सेलरेशन, और t जो हमारा टोटल टाइम लगा है उस मोशन के लिए। तो इस वाले ग्राफ से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो वेलोसिटी और टाइम है उसे टोटल हम इस एरिया को निकालकर हम डेराइव कर सकते हैं उस इक्वेशन को। तो आगे हम एक चीज़ देखेंगे जिसमें हम कैलकुलस मेथड को यूज़ करके इन चीज़ों को डेराइव करने की कोशिश करेंगे। आगे एक ग्राफ हम नोटिस करेंगे जहां पर हम एक ये जो पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसे यूज़ करके एक दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल को यूज़ करके। तो जैसे कि आप नेक्स्ट ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये ग्राफ है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस डेरिवेशन को रिजॉल्व करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में दो पार्ट है, ये एक रेक्टेंगल की तरह है और ये एक ट्रायंगल की तरह है। जब हम इस रेक्टेंगल की बात करते हैं तो हम इस एरिया को लेंथ इनटू ब्रेथ से डेराइव कर सकते हैं, और इस एरिया को हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूले से डराइव कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट पॉइंट सी, तो इसके लिए फॉर्मूला बहुत आसान है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि आपने बेसिक्स में अपने पढ़े होंगे ज्योमेट्री में। यहाँ पर हम इसका टोटल एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका टोटल एरिया होगा, ये टोटल एरिया कितना होगा, ये जो इस ग्राफ है इसके मुताबिक इसका जो टोटल एरिया होने वाला है वो होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ए, यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं ओ, ए ओ सी डी, और हम इसे और एरिया ऑफ ट्राइंगल से ऐड करेंगे।
तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा ए बी और सी, ए बी और सी। यहाँ पर हम एरिया ऑफ इस क्वाड्रिलैटरल, क्योंकि ये क्वाड्रिलैटरल एक रेक्टेंगल है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमेशा लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो वी नॉट है ये हमारा ब्रेथ है और हमारे लेंथ का टाइम कर रहा है टी, तो v इंटू टी हमारा एरिया हो जाएगा उस रेक्टेंगल के लिए, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सबने पढ़ा होगा कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो यहाँ पर हमारा बेस जो है ये बेस हमारा वी नॉट ही है, ठीक है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर हाइट है वो है हमारा v माइनस वी नॉट, तो हमारा जो बेस हो जाएगा वो t हो जाएगा और जो हमारा हाइट होगा वो v माइनस वी नॉट हो जाएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाफ इंटू वी माइनस वी नॉट इंटू टाइम। ये हमें किस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो हमने ग्राफ नोटिस किया है, इस ग्राफ में जो हमारा मोशन था वो पॉइंट ए से ही शुरू हुआ है, इसका मतलब ये हमारा x हो जाएगा। जब हम डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में बात करने की कोशिश करेंगे तो ये है हमारा पॉइंट x, कि इस पॉइंट पर आने के बाद जो वो व्हीकल है वो या फिर जो वो ऑब्जेक्ट है वो x डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुकी है, और वैसे ही जो ये पॉइंट B है ये हमारा x नॉट हो जाएगा कि इस पोजीशन पर पहुंचने के बाद वो x नॉट डिस्टेंस कवर कर चुकी है। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इस नोटेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम इनिशियल को x नॉट और फाइनल को x मान लेते हैं और ये टोटल एरिया वही शो करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट। ये x माइनस एक्स नॉट हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, तो यहाँ से हमें एक नया काइनेमेटिकल इक्वेशन मिलेगा जो कि है s इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ v माइनस वी नॉट इंटू टी। ये हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये हमारा दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन है जो कि है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। हम इसे डेराइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि आपने देखा कि हमारा दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था और पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन हमारा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ देखने की कोशिश करेंगे जो कि है यहाँ पर ऑब्टेन ए इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। तो हम यहाँ पर एक कैलकुलस मेथड यूज करके इन तीनों इक्वेशन को डेराइव करेंगे, जो कि हमारा प्रीवियस, जैसे कि हम एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला बनाते हैं जो कि होता है डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी, या फिर एक इंस्टेंटेनियस लेने के लिए हम उसे डी वी डिवाइड बाई डी टी भी लिखते हैं। तो पहले इक्वेशन के लिए हम मान लेते हैं कि ये पहले इक्वेशन के लिए हम मान लेते हैं कि ये a इज इक्वल्स टू, पहले इक्वेशन के लिए मान लेते हैं कि ये एक a इज इक्वल्स टू डी वी डिवाइड बाई डी टी है। ये हमें एक्सेलरेशन शो कर रहा है। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि अगर हम इस डी वी इज इक्वल्स टू ए डी टी ऐसा लिखें और इसे इंटीग्रेट करें, यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी v और v नॉट से, और यहाँ पर क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होगा तो इस एक्सेलरेशन को अगर हम बाहर लिखते हैं तो ये हो जाएगा a इंटू एक्सेलरेशन ऑफ डी टी। तो डी टी यहाँ पे 0 से लेके t तक के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या डेराइव कर सकते हैं इससे कि v से v नॉट तक के लिए अगर हम dv को डेराइव करें तो ये हो जाएगा v माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू a इंटू टी। यहाँ से हम इस इक्वेशन को बना सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू वी नॉट v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। ये हमारे पहले काइनेमेटिकल इक्वेशन की तरह है जो कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के बराबर था। ऐसे ही हम एक दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन भी यहाँ से डेराइव कर सकते हैं। दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन हम कैसे डेराइव करेंगे यहाँ से कि दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन हो जाएगा, हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ले लेते हैं जो कि होता है s इज इक्वल्स टू डी
s इज इक्वल्स टू dx डिवाइड बाई dt। हम यहाँ पर ये वेलोसिटी के फॉर्मूले से सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इसे ऐसे लिखें कि ये dx इज इक्वल्स टू v इंटू डी टी हो जाएगा बच्चों। इसके बाद हम इसे इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू t, ये मानकर कि यहाँ पर हमारा जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो dx होगा, अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे x और x0 और x को लेकर, dx इज इक्वल्स टू, अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं v और v0 को लेकर, तो v इंटू डी टी हो जाएगा। हम यहाँ पर ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो ये चेंज होकर हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस v0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू टी। अब ये चेंज होकर हो जाएगा कि हम इसे अगर ऐसे लिखें तो ये है s, जो कि हमें s शो करता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो s इज इक्वल्स टू, अगर हम v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लिखते हैं तो v0 माइनस v0 स्क्वायर ये हमारा एक्सेलरेशन का काम करता है, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ a। और अगर हम इसे इस t को इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू 0 और t, तो ये चीज़ हमारी हो जाएगी t स्क्वायर। तो हम यहाँ से ये चीज़ डराइव कर सकते हैं, जैसे कि हमारा प्रीवियस फॉर्मूला था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारा काइनेमेटिकल इक्वेशन का आधा पार्ट आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम सिमिलरली एक तीसरा इक्वेशन यूज़ करते हैं जहाँ पर हम इस एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल लेके dv डिवाइड बाई dt कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर वो करें तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv डिवाइड बाई dt। और हम एक चीज़ करेंगे इसमें कि dx से हम इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे न्यूमरेटर में और डिवाइड में भी मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। तो ये चेंज हो जाएगा a इज इक्वल्स टू डी एक्स इंटू डी वी और ये चेंज हो जाएगा dx इंटू डी टी। हम ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम इसे इस तरीके से बना सकें कि ये a इज इक्वल्स टू डी वी डिवाइड बाई डी एक्स हो जाए और dx डिवाइड बाई डी टी हो जाए। जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि dx डिवाइड बाई डी टी जो है ये हमारा वेलोसिटी होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस एक्सेलरेशन इज dv डिवाइड बाई dx इंटू वेलोसिटी। और इस dx को अगर हम इस a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज होकर हो जाएगा a इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू dv इंटू v। इस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, जैसे हमने अपने प्रीवियस इक्वेशंस को इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो ये हमें एक तीसरा इक्वेशन देगा जो कि होता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो ये है हमारा तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन। जैसे हमने दो काइनेमेटिकल इक्वेशन देखे थे इससे पहले, जिसमें से पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन था v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन था s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैसे ही एक तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as। इन तीनों इक्वेशन का जो बेसिक सिनेरियो है कि हम यहाँ पे एक्चुअल नोटेशन की बात करेंगे और आपके एग्जाम्स में भी इसके एक्चुअल नोटेशंस ही पूछे जाएंगे कि अपने एक्चुअल नोटेशन में ये तीनों इक्वेशन किस तरीके से दिखाई देते हैं। और अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर सकते हैं इस तीनों इक्वेशन को यूज़ करके। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि बहुत ही ज़रूरी है जेई और नीट के लिए। कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, वहाँ से हम रिलेटिव मोशन को देख सकते हैं। जैसे कि अगर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमने 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन देखा, तो वहाँ से अगर हम एक रिलेटिव मोशन को देखने की कोशिश करें, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम इसे इलैबोरेट करेंगे एक
अगले वीडियो में जहाँ पर हम एक जेई सुपर क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, उसी में हम उस रिलेटिव मोशन की बात भी कर लेंगे कि जो रिलेटिव मोशन होता है यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर एक ट्रेन में 2 पैसेंजर्स बैठे हैं और एक पैसेंजर है जो अपने स्टेशन पर अपनी दूसरी ट्रेन का वेट कर रहा है और उसी प्लेटफॉर्म से वो ट्रेन पास होती है, तो जो स्टेशन पे ऑब्जर्वर है, हम उसे ऑब्जर्वर कहेंगे, जो स्टेशन पे ऑब्जर्वर है उसके लिए तो वो ट्रेन एक कांस्टेंट वेलोसिटी या जो भी एक्सेलरेटेड मोशन में है वो कोई भी आर्बिट्ररी नंबर अगर हम मान लेते हैं कि सपोज वो v = 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रही है वो ट्रेन, तो उसे लगेगा कि उस ट्रेन के साथ साथ जो ट्रेन में बैठे हुए पैसेंजर्स थे वो भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन जो ट्रेन में पैसेंजर बैठे हैं जब वो आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें कोई भी मोशन नज़र नहीं आता है। इसे ही हम कहते हैं रिलेटिव मोशन, कि विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा वेलोसिटी हमेशा चेंज हो जाता है। तो इसका बेसिक सिनेरियो ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ाते हैं तो वेलोसिटी हमारा ऐड हो जाता है v1 + v2, अगर इसके पास v1 है इसके पास v2 है तो। लेकिन अगर हम सीधे ही एक ही डायरेक्शन में दोनों चीज़ को दौड़ाने की कोशिश करेंगे तो हमारा वेलोसिटी यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ये ट्रेन इस रफ्तार से यहाँ पे v1 पे चल रही है और दूसरी ट्रेन इसी रफ्तार से यहाँ पर v2 से चल रही है तो यहाँ पर v = v2 - v1 हो जाएगा। ये ट्रेन एक दूसरे की रेफरेंस से उनका ये वेलोसिटी होगा, लेकिन ग्राउंड के रेफरेंस से उनका वेलोसिटी अलग होगा। ये एक बड़ा पार्ट है, जब हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन में भी इसे देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी कवर अप करेंगे जो कि पिछली बार एग्जाम में पूछे गए होंगे। हम फिलहाल यहाँ पर 1 डायमेंशनल मोशन के लिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया है जो कि है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये जो 20 मीटर्स पर सेकेंड है ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। अगर ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है तो हम लिख सकते हैं कि v = 20 मीटर्स पर सेकेंड। वैसे ही यहाँ पर बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड। इसका मतलब एक बिल्डिंग है जहां पर नीचे एक ऑब्जर्वर है जिसने एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंका है। अब एक टाइम फ्रेम के बाद वो जो बॉल है यहां पर आ जाएगी, बस उसका इनिशियल वेलोसिटी v = 20 मीटर्स पर सेकेंड था, तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं जैसे कि हाउ हाई विल द बॉल विल राइज। इसका मतलब हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना होगा उस इनिशियल वेलोसिटी के साथ। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि अब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि ये भी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ही है लेकिन ये वर्टिकली अपवर्ड है। तो यहाँ पे जो बॉल का एक्सेलरेशन होगा वो बस एक ही चीज़ से रिलेटेड होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी दी नहीं है तो एक्सेलरेशन जो बॉल के रिस्पेक्ट में है वो तो ऊपर जाके धीरे धीरे 0 होती चली जाएगी। लेकिन क्योंकि ये वर्टिकली अपवर्ड है तो हम यहाँ पे बस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही इम्पोर्टेंस देंगे। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा जी, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा निगेटिव इसीलिए हो जाएगा क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉल को ऊपर की तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। और हम यहाँ पर जो दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन था S = ut + ½ at², यहाँ से हम इस टोटल डिस्प्लेसमेंट को भी निकाल सकते हैं। जबकि क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम का कोई खास अंदाज़ा है नहीं तो हम इस इक्वेशन से पहले टाइम निकाल लेते हैं, और टाइम निकालने के लिए हम एक दूसरे इक्वेशन को यूज़ करेंगे जो कि है v = u + at। ये हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है u, ये है हमारा 20 मीटर्स पर सेकेंड, और जो हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा v वो हो जाएगा 0, क्योंकि बॉल ऊपर जाके रुक जाएगी, ये हमें पता है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे v = 0 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस हिसाब से अगर ये 0 है और ये है 20 और ये है -10 × t, इस हिसाब से अगर हम t निकालते हैं तो ये हो जाएगा 0 = 20 - 10t।
जो कि इस तरफ आकर हो जाएगा, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू, अगर हम इस 20 को इस तरफ लें तो वो -20 हो जाए, और इस 10 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो -10 हो जाएगा। तो ये 1 और ये 2 निगेटिव साइन चला जाएगा, क्योंकि टाइम जो है उसे हम बस मान सकते हैं कि वो निगेटिव रेफरेंस में हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम जनरली यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर t जो है हमारा वो 2 सेकेंड्स का आ गया है। तो इस t को अगर हम इस इक्वेशन में यूज़ करते हैं तो इस इक्वेशन के लिए जो हमारा s है वो हो जाएगा ut प्लस हाफ at², और वैसे ही s इज इक्वल टू जो हमारा u है इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 20, तो ये 20 इंटू 2 प्लस हाफ -10 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि हमारा टाइम 2 है। तो ये 20 इंटू 2 हो जाएगा हमारा 40, और ये हो जाएगा -5, 2 1 दा 2, 2 5 दा 10 मल्टीप्लाई बाई 4, और यहाँ पर s है 40 - 5 4 दा 20, जो कि हो जाएगा 20 मीटर्स। इसका मतलब हमारा जो बॉल है वो 20 मीटर्स की हाइट तक पहुँचेगा इस इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो लीनियर मोशन या फिर जैसे हम ये रेक्टिलिनियर मोशन देख रहे हैं, इसमें जो डायरेक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में उस बॉल को मूव करना है, और वहीं पर हम इस तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं जो कि हमने पहले डराइव किया था। वैसे ही हम काइनेमेटिकल इक्वेशन देखते हैं एंगुलर मोशन में भी, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पर हम 360 डिग्री या फिर 2 पाई को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं। खैर वो हम जब रोटेशनल मोशन देखेंगे तब अच्छी तरीके से समझेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे दूसरी चीज पूछी गई है कि हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। इसका मतलब ये है कि हमें एक तो पहले से पता है कि बॉल को ऊपर तक पहुंचने में 2 सेकंड लगने वाले हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बॉल हवा में कितनी देर तक रहेगी, तो आधी दूरी के लिए जब तक वो ऊपर पहुंचती है तब तक के लिए तो वो 2 सेकंड के लिए ऊपर थी, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा t1 है वो 2 सेकंड का है। अब हम t2 के लिए थोड़े से सिनेरियोस बदलेंगे। जैसे कि पिछली बार हमारा इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड था और हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 था। अब यहाँ पर हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होगा u, वो हमारा हो जाएगा 0 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ऊपर से जब बॉल नीचे की तरफ आएगी उसमें वेलोसिटी कितना होगा, और जो हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी भी हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि बॉल जब ग्राउंड पर आके हिट करेगी तो वो भी 0 मीटर्स पर सेकेंड हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं, अगर हम t निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसे कि अगर हम देखें कि v इज इक्वल्स टू u प्लस at इक्वेशन अगर हम यूज़ करें, तो अगर हम t निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है हमारा, ये एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा या नेगेटिव होगा। इस वक्त ये एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन का काम करेगा, क्योंकि बॉल ऊपर से जब नीचे की तरफ आएगी तो वो ग्रेविटी के साथ ही काम करेगी। जब हम काइनेमेटिक्स में कुछ आगे की चैप्टर्स देखेंगे, जब हम ये डिस्कस करेंगे कि मोशन इन 2 डायमेंशन कैसा होता है और मोशन इन 2 डायमेंशंस के डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो वहाँ पर आपको कंपोनेंट्स के बारे में पता चलेगा, जो कि 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा, जहाँ पर हम डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इस इक्वेशन में अगर हम इस t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, जो कि हमारा इनिशियल वैल्यू था t1 का, वैसे ही हम यहाँ पर v और u का जब वैल्यू यूज़ कर सकते हैं a इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 10 मीटर्स पर सेकेंड के साथ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ, तो हमारा यहाँ पे जो t2 है उसका वैल्यू आ जाएगा 3 सेकेंड्स के लिए, और जो हमारा टोटल टाइम हो जाएगा उस बॉल के लिए जब वो एयर में थी, वो हो जाएगा t1 प्लस t2, जो कि हो जाएगा 2 + 3, जो कि है 5 सेकेंड्स। तो ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं एक क्वेश्चन के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ट्राई किया, वैसे ही और भी डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे जब हम जेईई सुपर सेशंस लेकर आएंगे,
जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो जेईई नीट में पूछे गए हैं और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वहाँ से रेफरेंस लेकर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और रिलेटिव मोशन को भी डिस्कस करेंगे। तो वो वीडियो बिल्कुल नहीं भूलना है। और आज के लिए इतना ही, जहाँ पर हमने एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन मोशन को अच्छे तरीके से समझा और 3 अलग अलग काइनेमेटिकल इक्वेशंस को डराइव किया। तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम और भी दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, रिलेटिव मोशन और कुछ न्यूमेरिकल सेशंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।